नमस्कार दोस्तों। आज एक और दिलचस्प कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखिए। मुझे आशा है यह रस भरी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम विशाल है। यह बात कुछ साल पहले की है। यह कहानी एक साधारण से परिवार की है, जहां रिश्तों की डोर कितनी मजबूत हो सकती है, यह माँ, बेटे और मौसी के जीवन से हमें समझ आता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन रिश्ते ही वह सहारा होते हैं जो इंसान को आगे बढ़ाते हैं। राधा गांव की एक सामान्य महिला थी। पति की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी और वह अपने इकलौते बेटे आदित्य को पालने में जुट गई। आदित्य उस समय बस 5 साल का था। गरीबी थी, लेकिन मां का हौसला बड़ा था। राधा की एक छोटी बहन थी, सुनीता। सुनीता पढ़ी लिखी थी और शहर में नौकरी करती थी। जब भी गांव आती, राधा का बोझ हल्का करने की कोशिश करती। आदित्य भी अपनी मौसी से बहुत जुड़ा हुआ था। वह कहता, माँ, मौसी आती हैं तो घर में जैसे रौनक आ जाती है। राधा मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, बहन तो माँ जैसी ही होती है। राधा ने ठान लिया था कि चाहे जैसे भी हो, आदित्य को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाएगी। खेत में काम करती, दूसरों के घर बर्तन धोती और जो थोड़ा मिलता उससे बेटे की पढ़ाई चलाती। सुनीता ने भी मदद शुरू कर दी। हर महीने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा भेज देती। राधा अक्सर मना करती, सुनीता, तुम अपनी जिंदगी देखो, मैं किसी तरह संभाल लूंगी। लेकिन सुनीता कहती, दीदी, आदित्य मेरा भी बेटा है, उसकी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी भी है। यहीं से आदित्य के जीवन में मौसी का महत्व और बढ़ गया। जैसे जैसे आदित्य बड़ा हुआ, उसने माँ और मौसी दोनों का संघर्ष देखा। उसने कसम खाई कि वह कभी उन्हें निराश नहीं करेगा। जब वह 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाया तो गांव में चर्चा हो गई। लोग कहते, राधा का बेटा बहुत होनहार है, देखना, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। सुनीता ने फोन पर कहा, बेटा, यह तो बस शुरुआत है, अभी बहुत मेहनत करनी है। आदित्य बोला, मौसी, मैं आप और मां का सपना कभी टूटने नहीं दूंगा। 12वीं के बाद आदित्य को शहर में कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन फीस और खर्च बड़ा था। राधा के लिए यह असंभव लग रहा था। सुनीता ने फैसला लिया, दीदी, आदित्य मेरे पास शहर में आकर रह सकता है, मैं उसकी देखभाल करूंगी, फीस की चिंता मत करो। राधा थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन बेटे का भविष्य देखते हुए उसने हाँ कर दी। आदित्य भी भावुक हो गया, मां, मैं आपसे दूर कैसे रहूंगा। राधा ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, बेटा, दूरी सिर्फ जगह की होती है, मां का दिल हमेशा तेरे पास रहेगा। शहर में सुनीता का छोटा सा किराए का घर था। अब वहां आदित्य भी रहने लगा। सुनीता ने उसे बिल्कुल बेटे की तरह संभाला। सुबह उठाना, टिफिन देना, पढ़ाई में मदद करना, सब कुछ। धीरे धीरे आदित्य शहर की जिंदगी में ढल गया। रविवार को जब राधा फोन करती तो आदित्य कहता, मां, आप चिंता मत करो, मौसी मेरी मां जैसी हैं। राधा की आंखें भर जाती, लेकिन दिल को सुकून भी मिलता। कॉलेज का दूसरा साल आया तो अचानक सुनीता की नौकरी चली गई। घर का खर्च संभालना मुश्किल हो गया। राधा ने सुना तो बोली, सुनीता, अब और मत संभालो, आदित्य को मैं गांव वापस बुला लेती हूं। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए। आदित्य भी पार्ट टाइम काम करने लगा। वह कहता, मौसी, अब मैं बड़ा हो गया हूं, आपके साथ घर का बोझ बांटूंगा। ये मुश्किल समय ने तीनों को और भी मजबूती से जोड़ दिया। आदित्य ने ग्रेजुएशन के बाद प्रतियोगी परीक्षा दी। पहले ही प्रयास में सफल हो गया। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले उसने अपनी मां और मौसी को गले लगाया। राधा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सुनीता बोली, देखा दीदी, हमारी मेहनत रंग लाई। आदित्य ने कहा, नहीं मौसी, यह आपकी और मां की दुआओं का नतीजा है। अब आदित्य की अच्छी नौकरी लग गई। उसने गांव में मां के लिए पक्का मकान बनवाया और मौसी को भी अपने पास शहर में ले आया। लोग कहते, आदित्य ने मां और मौसी दोनों का नाम रोशन किया है। आदित्य हर किसी से यही कहता, आज जो कुछ भी हूं वह मेरी मां और मौसी की वजह से हूं। अगर मां ने त्याग न किया होता और मौसी ने सहारा न दिया होता तो मैं शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाता। समय बीता, राधा बुजुर्ग हो गई, लेकिन बेटा और बहन हमेशा उसके पास रहे। आदित्य ने दोनों का इतना सम्मान किया
कि समाज में वह एक मिसाल बन गया। ये कहानी सिखाती है कि रिश्ते खून से ही नहीं, विश्वास और त्याग से भी बनते हैं। माँ और मौसी दोनों ही उसके जीवन की शक्ति थीं और आदित्य उनके लिए गर्व। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले ऐसे ही कहानी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।